हरिद्वार के संजय खटाना जी और हमारी आंदोलनकारी राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे जी। तो स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए आज हमें जो मिले हैं खटाना न्यूज़ के यहाँ पे प्रभारी भी हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। कई विषयों पे हमें चर्चा करनी है और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं तो शायद अनुभवी यहाँ पे नहीं हूँ फिलहाल। सर सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत उत्तराखंड में पत्रकारिता देखी है, तो इस बदलते तौर पे आपने प्रिंट मीडिया भी देखा है, आपने कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी आपने प्रभारी रहे हैं, तो कितना अंतर पाया आपने? आज की जो पत्रकारिता है वो ऐसे लोग पत्रकारिता में आ गए। पहले लोग पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, सीखते थे। अब पत्रकारिता में ऐसे लोग आ गए जो अनपढ़ हैं। अगर आप सर्वे कराएंगे तो बहुत बड़ी संख्या में, मुझे पहाड़ का तो नहीं पता, लेकिन हरिद्वार जनपद में बहुत बड़ी संख्या में 10वीं फेल लोग हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं। सर मुझे समझ नहीं आता ये कैसे पॉसिबल हो जाता है कि 10वीं फेल भी पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों का सम्मान भी करने लग जाते हैं। मतलब क्या पूछ रहे हैं, क्या है, कुछ भी। तो ये पूछते तो वो है ही नहीं। हाँ। कैमरे लगा दिए, पूछता अब एक व्यक्ति है, वो तो सब कॉपी करते हैं। एक आदमी लिखता है, बाकी सब उसकी कॉपी करके अब अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल देते हैं। लोग उन्हें पत्रकार समझने लगते हैं। सर लगता नहीं कि पत्रकारिता के लिए भी कम से कम हमको डिप्लोमा कोर्स तो होना ही चाहिए, इसका मास कम्युनिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, आज पहली बार हम लोग लाइव चर्चा करेंगे भावना पांडे जी से, जो बहुत कई मुद्दों पर आवाज उठाती हैं। तो ये अपने प्रकार की एक अद्भुत यात्रा देख सकते हैं। तो जो भी लाइव से जुड़ रहे हैं, आज भावना पांडे जी को हम अपने कड़े सवालों से घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हरिद्वार की पत्रकारिता है, देहरादून की और इस इलाके की, ये पूरी आप कह सकते हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता के सिरमौर हैं हमारे संजय खटाना जी। सर एक चीज़ और मुझे और पूछनी है कि अक्सर जब हम इस पत्रकारिता की बात करते हैं तो प्रिंट मीडिया थोड़ा पीछे हो गया है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासकर सोशल मीडिया में हाइप कर लिया है जी। प्रिंट मीडिया तो गायब ही हो गया, तो फाइल कॉपी छप रहा है ज्यादातर, 2-4 अखबारों को छोड़ के। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अब गायब होने लगा, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, मोबाइल मीडिया आ गया। अब तो मोबाइल मीडिया ही आगे काम करेगा, इसी पे लोग आ रहे हैं, सभी बड़े चैनल आ रहे हैं इस पे। तो भावना पांडे जी बताइए कि मीडिया के अलग अलग जो जितने भी हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा का जो बढ़ता हुआ कद है, किसने तंग किया आप लोगों को? मतलब समझी नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया है, इस उत्तराखंड को सबसे ज्यादा किसने परेशान किया? नहीं ये तो मुझे पता नहीं किसने परेशान किया। फिलहाल सहयोग कौन करता है आपका? नहीं सहयोग और ना सहयोग की बात देखिए, मैं तो आपको बता रही हूँ 1 साल 2 साल हुए मुझे, और मैं तो आज तक फेसबुक लाइव भी चलाना नहीं जानती अच्छी तरह। ना मुझे मीडिया में किसी ने मुझे बोला फेसबुक में व्यूवरशिप बढ़ाओ, ये करो। मैंने बोला भैया फेसबुक तो चलाती नहीं, और मैं क्या चलाऊँ? हम लोग पत्थर बेचने वाले लोग हैं, हम क्या दिखाएंगे फेसबुक में? क्योंकि मैंने हमारे एक मित्र जज साहब थे, उन्होंने एक दिन बोला कि फेसबुक में सब झूठ मूठ दिखाते हैं। वो मैंने कई चीज़ें उत्तराखंड में देखी भी है कि प्रचार तंत्र है ये, क्योंकि आदमी कुछ भी सोशल मीडिया में डाल देगा, और कुछ लोग लेकर, देखिए आज सोशल मीडिया बहुत अच्छा जरिया है, मगर कुछ लोग जो इस तरह के लोग 500-500 रुपये का माइक खरीद लेते हैं और पकड़ के घूमने लगते हैं। ब्लैकमेलिंग का धंधा ज़्यादा हो गया है, और हैरेसमेंट हर आदमी की। इनका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई उनकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, और इनको जो पैनल में लेना है उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। और आज हर आदमी, जैसा आपने कहा कि हाई स्कूल फेल, ये सही बात है, हाई स्कूल फेल अधिकतर लोग, हर आदमी जो है आज कम से कम 4000 लोग के हाथ में माइक होगा, कुछ नहीं करते, 500 रुपये का एक माइक। किसी भी दुकानदार को किसी भी में घुस जाएंगे, और मीडिया को डराने लगते, पैसा वसूली का धंधा ज़्यादा बना लिया है। तो मैं इसलिए सोशल मीडिया के ब्लैकमेलर से, जैसे मुझे भी ब्लैकमेल किया 4-5 यहाँ उत्तराखंड के 4-5, उनने पूरा वो बनाया, ग्रुप बना लेते हैं कि भावना पांडे को। इसीलिए मैंने आज आपके माध्यम से बोल रही हूँ कि 10 चैनल मैंने बनाए, जिसका पहला नाम है उत्तराखंड आज तक, दूसरा है ब्रेकिंग न्यूज, लाइव उत्तराखंड, और इसी तरह लोकार्पण, और इसी तरह पर्वतवाणी, और इसी तरह लोक साक्ष्य। ये सब डोमेन लेके मैंने इनके डोमेन लिए हैं, तीनों डोमेन, और 2-2 साल की मैंने इनकी होस्टिंग ली है, और उसके बाद जाके वेबसाइट बन चुकी है। और 1 तारीख 2 महीने पहले मैं करती, कुछ कामों में मैं उलझ गई थी, और जिसकी वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाई। और 1 तारीख से मेरे निश्चित ये 10 के 10 सोशल मीडिया चैनल, क्योंकि सोशल मीडिया में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छे लोग हैं, मगर जो गलत लोग इसमें जुड़ गए ना, तो अच्छे लोगों को इनने बदनाम कर दिया। अच्छा उत्तराखंड में जिस तरह भी चीज चल रही है, राजनीति की हम बात करें तो इस समय आप राजनीति के माध्यम से कितना आप लोगों को मजबूत देख रही हैं अभी? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भावना पांडे जी एक उभरती हुई नेता है उस उत्तराखंड की, और सच्चे मुद्दे उठा रही हैं। क्या सर आपको भी ऐसा लग रहा है? बिल्कुल। देखो सच जो है ना, पुरानी कहावत है कि सच कड़वा होता है।
यदि कोई लीडर सच बोलता है या उत्तराखंड के ऐसे मुद्दे उठाते, किसी भी प्रदेश या किसी क्षेत्र के ऐसे मुद्दे होते हैं जो शायद कहीं कहे भी नहीं जा सकते, अनकहे और कहे मुद्दे होते हैं, उन्हें उठाना अपने आप में ईमानदारी है। अच्छा, मैं आपके पास अभी मैं आपको बताती हूँ। हाँ। ऐसा है 2000 के अंदर मैं भारत सरकार में काम किया हूँ। 2003 में मुझ पर ब्लेम लगा मायावती सरकार गिराने का। जो उत्तर प्रदेश इतना बड़े अखाड़े राजनीतिक अखाड़ा है जो वहाँ काम कर चुका, तो मुझे कल परसों कोई बता रहा था नेता, मैंने कहा ये चूजे हैं, चूजे सारे। और सच्ची बता रही हूँ, मेरे सामने ही हमारे उत्तराखंड के खिचड़ी खाने वाले लोग जो मेरे सामने, फिर वो आज मंत्री बने हुए हैं मेरे सामने, जो जिनको हमने जंतर मंतर में रजाई गद्दे दिए, जिनसे हमने मूंगफलियाँ खाई, वो कैबिनेट मंत्री स्पीकर बन गए। तो मैं राजनीतिक का मेरे को बहुत शौक, मैं तो सरकार की दीदी हूँ, सरकार धामी की दीदी हूँ, धामी सरकार है, सरकार की दीदी हूँ और दीदी रहना चाहती हूँ। मुझे राजनीति कोई शौक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मैंने पार्टी बनाई थी, 10-15 कैंडिडेट में लड़ाऊंगी ताकि कुछ विधायक जीत के आएंगे, सरकार में मेरा होल्ड होगा। मगर आज मुझे इतनी खुशी है कि धामी मुझसे डरता है 100%। और धन्यवाद धामी, और डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे काम कर, डरने की आवश्यकता नहीं। ये धामी ने इस दीदी ने, धामी जी को आत्मदाह की धमकी दी थी खुद की, साथ में हरीश रावत जी ने भी आपके उस पोस्ट को शेयर भी किया है। तो ये जो हौसला, और कई लोगों ने कहा भी कि कहाँ आप ये आत्मदाह जैसी बातें कर रही हैं, गलत है, ये वो है, तो नहीं, कैसे? एक अभी देखिए, आत्मदाह गुस्सा इसलिए आता है कि हमने राजेश ने नहीं लिया। उस दिन मैं वाकई में बहुत इमोशनल हो गई थी और बहुत दुख मुझे हुआ कि इतने गंदे गंदे लोग जो तमाम आज क्या कहते हैं, तरह तरह के धंधे कर रहे हैं, सारे नशे का व्यापार कर रहे हैं, लड़कियों का व्यापार कर रहे हैं, और आप देखिए स्पा सेंटर चला रहे हैं, उनके चेल चपाटे, उनके खिलाफ भाई एक बात बताइए ना, एक बीजेपी का मुख्यमंत्री एसएलपी लगाता है और एक बीजेपी का मुख्यमंत्री एसएलपी वापस लेता है, तो मुझे तो समझ में नहीं आता। तो मुझे इस बात से दुख हुआ कि वो आदमी इतना पावरफुल कैसे हो रहा है, जो कल का हमारे सामने मेरे से पैसे मांगने वाला भी, वो कैसे इतना पावरफुल हो रहा है। तो मुझे दुख सरकार पे लगा, मुझे धामी की डिसीजन पे दुख लगा। और बाद में धामी कह रहा है कि मुझे तो मालूम ही नहीं। अरे भाई, किस बात का मुख्यमंत्री भाई, तुझे मालूम नहीं? तेरे सरकार में रह के ये स्टेटमेंट मैंने सुना, ये तो गलत बात है। अगर आपको पता ही तो छोड़ दो भाई कुर्सी, देखो मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता। देखो, ये है दीदी जो धामी जी को खुलेआम डांट रही है लाइव में। हाँ। अच्छा, एक चीज और मुझे ये जाननी है, धामी जी ने और बाकी मंत्री, देखो, धामी को मैं धमकाती हूँ, हरदा को हड़काती हूँ और कोश्यारी को कोसती हूँ। देखिए, धामी को धमकाती हूँ, हरीश जी को, हरदा को हड़का देती हूँ, हर को हड़काती है, देखिए क्या बात है, और कोश्यारी को कोसती है। कोसती हूँ, और देखो गवर्नरशिप से भी जा रहा है। और हाँ, धामी की भी कुर्सी हिलने लगी थी, मुझे अच्छी तरह पता है, और अभी थोड़ा सा स्थिर है। अगर अभी भी बता रही हूँ धामी भाई, अगर ये गलती नहीं सुधारी, अभिनव को हटा दे, नहीं तो अभिनव रूपी टाइटैनिक में तू डूब जाएगा। 100% बता रही हूँ, अगर अभिनव को नहीं हटाया, मैंने आज तुम्हें लिख के दे रही हूँ, अभिनव तुम्हारी लुटिया डुबोने वाला है। आज पता चला सारे थानों से पैसे वसूली हो रही है, सारे अवैध धंधे हो रहे हैं, सारे, ये पार्टनर किसका है ये सब दुनिया जानती है, हर नेता जानता है, पब्लिक जानती है। ये अभिनव तेरा भी नहीं है भाई। अभिनव जी कौन है, कुछ बताएंगे दर्शकों को? अभिनव एक आईपीएस है, पुलिसिया है, उसको पुलिस का काम देना चाहिए, और उसको पता नहीं किसने बिठा दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोश्यारी का ही बिठाया हुआ है। धामी के बस में भी नहीं है उसको हटाना, और हटाना चाहिए। और मैं बीजेपी से कहती हूँ, भारत सरकार से कहती हूँ कि भाई किसी तरह इस आईपीएस को हटा दो। उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया इसने और उमेश ने मिलकर। उमेश की इसकी जोड़ी है, गठ जोड़ी है, गठ जोड़ी। किसकी जोड़ी, किन की जोड़ी? अभिनव की, उमेश की, और धामी की भी सुन, धामी के साथ ऊपर से है ये। और धामी को भी इस बात का उस दिन मैंने कहा था कि भाई ये उमेश का आदमी है। धामी ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। धामी को खुद भी नहीं पता है। भाई बता रही हूँ मैं बार बार तेरे को, मैं एक्सपीरियंस में तुमसे बड़ी हूँ, उम्र में बड़ी हूँ। इस अभिनव को हटा ले, नहीं तो से चला जाएगा, बता दिया। देखिए, इस तरह के बड़े आरोप लगाना इस मंच पर, क्या इस तरह की महिला आपने देखी जो बिल्कुल बिंदास, बोल्ड और बोली ईमानदारी से बातें रखती हैं? मैं तो खुद हैरान हूँ, क्योंकि मैं अगर होता शायद मैं तो नहीं बोल पाता। अनुभव बोलता है, अनुभव बोलता है। वो उत्तर प्रदेश में जहाँ बड़ी राजनीति होती थी, मुलायम सिंह साहब के मुख्यमंत्री काल में, मायावती जी का काल में, जिस आदमी ने राजनीति की हो या राजनीति के अंदर तक घुसे रहे जो लोग रहे हों, उनका अनुभव होता है अपना। अच्छा, ये अभिनव के बारे में तो ज़्यादा जानता नहीं। दरअसल आप तो पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी पुराने हैं उत्तराखंड में। अभिनव है कौन, पहले क्या करते थे, अब कैसे? हमारे यहाँ हरिद्वार में आईपीएस वो रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एसएसपी रहे हैं, बड़े स्ट्रिक्ट एसएसपी थे, लाइन ऑर्डर भी बहुत अच्छा था। और लेकिन जैसे बहन जी कह रही हैं कि उसके नजदीक हैं, ऐसा महसूस होता है। लोग कहते भी हैं कि वो उमेश की और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो खानपुर के वर्तमान विधायक हैं
और पूर्व भ्रष्ट पत्रकार हैं उमेश कुमार, उनके करीबी संबंध है अभिनव से। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बहन जी कह रही है और पूरा प्रदेश कह रहा है, जो ज्यादातर लोग जानते हो कहते हैं क्या उमेश, मैंने पूरा प्रदेश कह रहा है। मुझे ये बताओ भाई, अगर धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री हो, ये बताओ कि एक रेपिस्ट आदमी, एक बलात्कारी आदमी, एक विधायक को एक गनर मिलता है, अरे उसको 10-10 किस खुशी में दे रखा है? उसकी बीवी को भी दे रखा है। बीवी को भी, बताइए क्या लगता है तुम्हारा? ये बताओ, मुझे जवाब दे। फिर कहता है धामी, गुस्सा करती दीदी, मैं बहुत पूछ रही हूँ 10 गनर कैसे? अभी मुझे एक दिन फेसबुक में डाला था, एक दिन फेसबुक में डाला था कि मैं बम्बई हूँ। इतना फर्जी आदमी भाई जी, मुझे मॉल में टकर गया, उसकी आगे भी पुलिस, पीछे भी पुलिस, ऊपर भी नीचे पुलिस, सारी पुलिस। अब मैंने बोला ये कौन है, गौर से देखा तो उमेश कुमार चारों तरफ से पुलिस से घिरा हुआ है। किस खुशी में देर की भाई, हमारे उत्तराखंड की पुलिस उसकी नौकरी करेगी? मुझे जवाब दे धामी भाई, जवाब दे। फिर कहता है गुस्सा करती है, तो गुस्सा न करूं क्या, आरती उतारूं? मुझे जवाब दे। ये अभिनव ने रखवा रखे हैं, ये झूठ मूठ में रखवा रखे ये हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जो ये गनर रखवाएंगे अभिनव जी ने रखवाएं या धामी जी ने रखवाएं? हाँ, मैंने अभिनव से उस दिन पूछा था, मैंने कहा किसने? कहा राजनाथ सिंह ने दिए। झूठ बोलता है ये, और किसी ने गनर दिला रखा है। बड़ा दुर्भाग्य है और बड़ा दुखद है, और तत्काल प्रभाव से हटाए जाएंगे। उसकी औरत को किस खुशी है भाई? क्या है वो? किसी बहुत बड़े नेता की लड़की है या बहुत बड़ी, उसको जान से, अगर तुम लोग को उत्तराखंड में इतना खतरा मरने का, तो जाओ उत्तराखंड छोड़कर। हमें तो तू इतना बड़ा दुश्मन, तू हमें सड़क चलते इतना बड़ा लोहा ले रखा है। हमने तो नहीं सिक्योरिटी मांगी, हमने तो नहीं मांगा। फिर धामी को इतना नहीं दिखता कि इतना बड़ा लोहा ले रही है? कभी कहा धामी ने? बोलता है दीदी, झूठ बोलता है धामी, बिल्कुल झूठ बोलता है। देखिए, इस लाइव में इतना बड़ा खुलासा किया है भावना पांडे जी ने कि मैं हैरान हो गया हूँ। मतलब एक वरिष्ठ IAS अधिकारी जो कि इस समय बिल्कुल धामी जी के करीब है, और उनको क्या बनाया, क्या है, किस पोजीशन में है अभिनव कुमार जी? IAS की पोजीशन है, नहीं IAS की ऊपर बैठा रखा है। अच्छा, अब वो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, भगवान जाने मुझे धामी जी के सगार में क्या है, इसमें क्या पोजीशन में है अभी? वो मुख्य सचिव है, PRO है, क्या है वो? धामी तो कलाकार है ना, कलाकार है वो तो। एडिशनल डायरेक्टर, एक मार्केट अलवा, एक को एडिशनल डायरेक्टर बना दी पैट्रिक को, उसको सुपरसीड कर दिया। और क्या कहते हैं, इसको पता नहीं क्या बना रखा है। मैं एक IPS, तुम्हें कुछ नहीं मिला उत्तराखंड में? मैंने अभी हल्ला मचाया था कि पीछे IAS बना दो। अभी कितने 17-18 पता नहीं कितने लोग तो IAS बन के आ गए हैं। अब क्यों नहीं रखते उनमें से? क्या को रखा है वो? मुझे समझ में नहीं आता। या तो वो वसूली करता है, भगवान जाने। मुझे किसी ने कहा कि वो ये करता है। सारे जितने ट्रक वाले हैं, जांच होना चाहिए। देखो, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मुझे सुनने में आ रहा है कि मेरे उधम सिंह नगर में तो ट्रक वालों से लिया आता है। आप इतने बड़े आरोप, आप इतने बड़े आरोप नहीं, सच है, ऐसी थोड़ी। आप स्पष्ट कीजिए ना, सच है या आरोप है? देखिए, ये सत्य बात है कि ट्रकों से पैसा लिया जाता है। और कौन लेगा भाई? धामी तो डायरेक्ट लेगा नहीं। और पुलिस वालों से कौन लेगा? SSP की इतनी हिम्मत है नहीं, पुलिस वालों की इतनी हिम्मत है नहीं जो वसूलिया। कल परसों मुझे कहा थानों से पैसा वसूली हो रही है, और सारे ट्रक वालों से पैसा वसूली हो रहा है। तमाम जो बॉर्डर पे ट्रक आते हैं उनसे महीना लिया जाता है। कौन लेना भाई? कौन लेना? कल अमित शाह के पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है? कौन लेना? मुझे सवाल का जवाब दो। ये सब कलेक्शन अभिनव कर रहा है और उमेश कर रहा है। इतना बड़ा खुलासा इस मंच के माध्यम से लगता है सरकार को हिलाने वाली बात कर दी है मैडम ने। बिल्कुल अगर ऐसा सच होता है तो प्रदेश तो गर्त में चला जाएगा, राजस्व इकट्ठा नहीं होगा, सैलरी दे नहीं पाएंगे, कहाँ से देंगे? ये बड़ी हैरानी की बात है। हालांकि जब हम लाइव कर रहे थे तब हमें मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी चर्चा होने वाली है, सीधे इतने बड़े आरोप लगा देंगे आप। मैडम, इतनी मतलब आपको डर नहीं लग रहा कि आप पे पीछे CBI ED की जांच बिठा दी जाएगी? तो बिठाए ना, क्या बिठाएंगे? CED तो नहीं पढ़ चुकी हूँ मैं, 2 बार CBI से नहीं पढ़ी, ED कुछ नहीं करने वाली। अब क्या करेंगे? उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो कहाँ उठाऊंगी? आप मुझे बताओ, राज्य की आवाज नहीं उठाऊंगी? सारे ट्रक वाले भाई लोग मेरे अपने हैं जो शिकायतें करते हैं। तमाम हल्द्वानी में धरने प्रदर्शन होते हैं, तमाम उधम सिंह नगर में धरने प्रदर्शन होते हैं। आज तुमने रॉयल्टी रेट इतना कम कर दिया जो तुमने पट्टे दिए खनन के, उसमें तमाम क्रशर वालों ने। एक बार बताइए, आप बाहर की गाड़ियां अंदर नहीं आने दोगे, 30,000 रुपये लोगे। जब तुम्हारे क्रशरों से अगर मटेरियल नहीं बाहर जाएगा तो माल बिकेगा कैसे? हर तरफ से तो मेरे भाइयों का नुकसान हो रहा है, हर तरफ से। मेरे उत्तराखंड के, अगर मेरे उत्तराखंड के आज 40-50 हज़ार परिवार पल रहे हैं मेरे कुमाऊं में। अब इधर कितने पल रहे हैं मुझे पता नहीं है इस एरिया में। अच्छा, ये जो SLP वापस ली है सरकार ने, हाँ, पहले कुछ और बात थी, अब कुछ और बात थी, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? देखिए, SLP जो वापस लेने के लिए मुझे तो एक समझ में नहीं आता। 18 तारीख को अंकिता कांड होता है और 18 तारीख को अंकिता गायब होती है और 18 को ही SLP की एप्लीकेशन लगती है। ये क्या उसमें सम कनेक्शन है? इस कनेक्शन की भी जांच होनी चाहिए। उसी तारीख को, जिस तारीख को अंकिता
गायब होती है उसी तारीख को SLP की एप्लीकेशन जाती है। आज तक सरकार उस वीआईपी का खुलासा भी नहीं कर पाई। करेगी भी नहीं ना, क्योंकि इनको पता है VIP कौन है। मुझे भी पता है, ये खुलासा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी किसी कीमत पे खुलासा नहीं करेंगे। और मैं चाहती हूँ किसी तरह ये खुलासा नहीं करेंगे। और VIP रूम है कहते हैं, बताइए अध्यक्ष जी, आपके अग्रवाल साहब कहते हैं कि VIP रूम है। भाइयों मुझे ये तो बता दो, वो VIP रूम किसके लिए था, कौन VIP जाता था, क्यों VIP रूम बने। आज तमाम उत्तराखंड में जितने होम स्टे चल रहे हैं, जितने स्पा सेंटर चल रहे हैं, ये सारे बंद होने चाहिए। इस देवभूमि में जरूरत नहीं है सब चीज़ों की, बिल्कुल जरूरत नहीं है हमारे उत्तराखंड की बेटियों को। अच्छा, कोई दुर्व्यवहार बहन जी मैं एक बात पूछना चाह रहा, आप उत्तराखंड में आंदोलनकारी थे और बहुत सारे आंदोलनकारी ऐसे हैं जो रोटी की लड़ाई में हैं आज। उनका सपना था कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश बने कि उत्तराखंड का जो व्यक्ति है वो आत्मनिर्भर हो सके। लोगों के बुरा नहीं मानना, बहुत सारे लोग बेचारे ढाबों पे काम कर रहे थे बहुत पहले से, या तो फौज में थे या फिर प्राइवेट नौकरी कर रहे थे बड़े शहरों में। तो क्या आपने ऐसे उत्तराखंड का सपना देखा था जो अब 20 साल में भी हम उन बीमारियों को हटा नहीं पाए? बीमारियां तो बढ़ गई हैं। देखिए पहले जो उत्तराखंड पलायन पहले कम था, पलायन ज़्यादा हो गया। पलायन ज़्यादा हो गया। आप करेंगे क्या लोग, आप मुझे बताइए ना। तमाम नौकरियां बाहर भेज दोगे, बाहर के लोगों को ठेके दे दोगे, बाहर के लोगों को परमिट दे दोगे। उत्तराखंड का आदमी तो आज भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है ना। उत्तराखंड का आंदोलनकारी आप देखिए, अभी मैं जहाँ जाती हूँ जो सीनियर आंदोलनकारी मिलती है वो चिन्हित नहीं है, उनको आंदोलनकारी का दर्जा नहीं मिला। कौन आवाज़ उठाएगा? इन्होंने तमाम 40% नकली आंदोलनकारियों को भर लिया। आप रुड़की क्या, हरिद्वार क्या, दिल्ली क्या, इनको जो ओरिजिनल आंदोलनकारी हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको अभी तक आंदोलनकारी दर्जा नहीं मिला। ये धामी को इस चीज़ को देखना पड़ेगा और हम धामी को नई लिस्ट देंगे। और दूसरा, आंदोलनकारी का जो सपना था वो पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कौन है आवाज़ उठाने वाला? भाजपा कांग्रेस दोनों भाई भाई हैं। एक सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड में जो मुझे नजर आई, जो मैं कर्मचारियों से मिलता हूँ बहन जी, आपसे सवाल भी है मेरा, बल्कि सलाह भी है। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, पहले तो ये था कि उपनल में सिर्फ उत्तराखंड के फौजी परिवारों के बच्चों को नौकरी दी जाएगी। अब उसमें कोरोना के बहाने बहुत सारे बाहर के लोग भर लिए और उनसे पैसे लिए गए, सबूत है। ठीक, चलो भर लिए, कोई बात नहीं, सेवा की, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां सरकार तो दे रही है 15,000 या 17,000 या 22,000 और उन्हें मिलने 9,500। तो ये उत्तराखंड के बच्चे इन उत्तराखंड के नेताओं को नहीं दिखता। अगर बहन जी गाली नहीं देंगी या हम जैसे लोग आवाज नहीं उठाएंगे, क्या करें? हमारी बहन बेटियां हैं, वो 9,000 रुपए ले रही हैं। एक बहन का मैंने इंटरव्यू चलाया था, आप उनको 4 छुट्टियां मिलती है, वो भी खा जा रहे हैं। 4 छुट्टियां सरकार देती है, भारत सरकार देती है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 छुट्टियां दी संविधान में, आप उनकी छुट्टियां भी काट ले रहे हैं। जो पैसे सरकार को एजेंसियों के थ्रू देने हैं, सरकार की खुद की एजेंसियां हैं, तो वे प्राइवेट एजेंसियां हायर करके उनमें 5-6 हजार का अंतर क्यों आ रहा है? कहां चला जा रहा है पैसा? आप मेडिकल में देख लीजिए, हरिद्वार CMO देख लीजिए, देहरादून CMO देख लीजिए, किसी भी जिले का CMO देख लीजिए। जो एजेंसियां 9,500 रुपए दे रही हैं, उन्हें 17 हजार रुपए सरकार पेड कर रही है। तो बीच का पैसा कहां जा रहा? वो इन्हीं के लोग हैं, नेताओं के। बहुत अच्छी बात करिए। सिडकुल रुद्रपुर की बात है, वहां भी जो लड़कियां हैं, मेरी खुद की जो भांजी है, वो भी 8 बेचारी पहाड़ से, वो प्राइवेट कंपनी में है। मैं सरकारी की बात कर रहा हूँ, आप प्राइवेट नहीं। ना अच्छा बॉम्बे की कंपनियों को सरकार ने हायर कर रखा कि आप हमें मजदूर दो, हम आपको पैसे देंगे। सरकार दे रही है उन्हें 16-17 हजार, जैसे इसमें 25 दे रही है, उसमें GST भी काट रहे हैं, आज तक वो भी मांगनी उनकी पूरी हुई। अगर इनकी जांच करें कर्मचारी संगठनों, जो ये संविदा वाले कर्मचारी हैं, इन्हें कम से कम 1/3 पैसा इनका गायब हो जा रहा है। संडे की छुट्टी गायब हो जा रही है, उसके पैसे कटते हैं, 26 दिन के पैसे मिलते हैं। और इतनी गंदी बात है, मैं कहना नहीं चाहता, कोई आजकल ऐसे लोग हो गए मुकदमेबाजी पर आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन बहन बेटियों के लिए सम्मान के लिए मुकदमा भी होना चाहिए। ऐसे भी गंदे लोग हैं, बहादुराबाद से लक्सर में 9,000 की नौकरी करने वाली बच्ची को दूर पड़ रहा है। एक बच्ची एक बच्ची एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना चाह रही है और दूसरी उधर से उधर आना चाह रही है। कुछ और ही मांग रहे हैं उससे, जो बहन बेटी से नहीं मांगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को सही अधिकारी मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कहा है, वीडियो चला था घटाना बुलेटिन पे। तो आप क्यों इन एजेंसियों को हायर कर रहे हैं बॉम्बे की? पैसा खाने क्यों?
आप सीए की एजेंसियां तय करो, ये के तो सही उपनल के थ्रू तो उत्तराखंड की सरकार इतनी लाचार, इतनी कमजोर क्यों हो गई है? आप बॉम्बे की एजेंसी के बजाय उपनल को दो ना उस काम को, आप पीआरडी को दो ना उस काम को। क्यों उत्तराखंड की एजेंसी खाली क्यों बिठा रखी? क्यों बॉम्बे की एजेंसी को काम दे रखा? लोग कहते हैं किसी के मंत्री की पत्नी की पार्टनरशिप है, किसी की ये पार्टनरशिप है। अब बहन जी आप जाके देखना, ची तो ये करता है कि जूते से मारे ने, लेकिन लाइव चल रहा है, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ट्रांसफर, प्राइवेट नौकरी, उसमें भी पैसे खा रहे हैं और 3,000 रुपए ले रहे हैं ट्रांसफर के लड़कों से। एक कस्बे से दूसरे कस्बे में, भगवानपुर से लखनऊ किसी को जाना है तो 3,000 रुपए मांग रहे हैं बाबू, और अगर लड़की को जाना है तो पता नहीं क्या मांग रहे हैं, बस वो कह नहीं सकता मैं। अगर वास्तव में धामी जी नहीं चला पा रहे सरकार, अधिकारी इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। नहीं, इसमें धामी जगह ले क्या करेंगे, ये गलत बात है। अच्छा। ये तो नैतिकता हमारे उस अधिकारी की, उस पीसीएस की जो उत्तराखंड की भूमि में पैदा हुआ। बस सब चीज धामी नहीं देख सकता ना डीएम। आपने आप जो आदमी हर चीज मुख्यमंत्री थोड़ी देखेगा, जो हमारा सीएम है वो क्या देख रहा, हमारा जो जिन उसमें अलग अलग मूवमेंट होती है, क्या कह रहे हैं, हर ऑफिस में अपनी मूवमेंट का जो कार्य प्रभारी है वो क्या देख रहा, वो उत्तराखंड का नहीं है। आज अगर वो दूसरों की बहन बेटियों के साथ ऐसा होता देख रहा है तो कल कब वो सरकारी नौकरी रहेगी, उसकी बेटी को भी प्राइवेट नौकरी करनी, ये तो हमारी आत्मा मर गई। मुख्यमंत्री क्या करेगा? मुख्यमंत्री तो निर्देश दे सकता है, नियम बना सकता है। मुख्यमंत्री तो 17-18 हजार रुपए उनके खाते में क्यों नहीं मिल रहे उन्हें पूरे पैसे? तो इन अधिकारियों को और इनकी शिकायत मंत्रियों से करते हैं, मंत्री सुनते नहीं। मुख्यमंत्री का ऐसा कोई दरबार लगता नहीं कि हर आदमी जाके खुल रूप से अपनी बात कह सके। इसीलिए कहा था कि मुख्यमंत्री को जनता दरबार लगाना चाहिए, हफ्ते में एक दिन तो अवश्य लगाना चाहिए, तो आम जनता अपनी आवाज पहुंचा सके हर एक। और मैं धामी भाई से कहना चाहती हूँ, जब तक आप सीएम हो तब तक जनता दरबार लगा लो हफ्ते में एक बार, क्योंकि आप तक पूरी बातें सच नहीं पहुंचती हैं। और तमाम देखिए हर चीज़ ठेके में, आज आप बोर्ड बनाए चलो वो भी ठेकेदार, आप ठेका है, सब कुछ ठेका पे। फिर ये मंत्री क्यों बैठे विधायक क्यों बैठे? उपनल पीआरडी के होने के बावजूद प्राइवेट कंपनियों को ठेका क्यों दिया जा रहा है? बहन जी आप इसे पूछो इनसे। तो क्यों हजारों करोड़ रुपया? आप बताओ, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको। हरिद्वार सीएमओ में 135 लोग हैं, 40, अब 115 रह गए। ठीक, 115 लोगों के 5-6 हजार रुपए कट रहे, 50-60 लाख रुपए महीना घोटाला तो हरिद्वार सीएमओ ही कर रहा। आप मुझे एक बात बताओ, आरोप लगाओ सीएमओ पे, एक लड़की ने, एक बेटी ने आरोप लगाया, बहन जी भगवानपुर की एक लड़की ने आरोप लगाया कि मुझे अलग कमरे में बुलाया और मुझसे गलत बात की। किसने करी? अरे वही उसी की कर्मचारी ने आरोप लगाया सीएमओ पे, कोई जांच नहीं, लिपा पोती। अरे बहन बेटियां आरोप किस पर लगा सकती हैं? मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, एक हमारी बहन तक आ सकती है, या वही अपने अधिकारी तक आ सकती है, कहाँ जाएगी? मतलब अधिकारी एक प्रकार से उसकी इज्जत मांग रहे हैं कि भैया लो। अरे वही तो मैं कहना नहीं चाह रहा था, वही बात हो रही है, पैसे नहीं चाहिए, कुछ और दे। चलो छोड़ो ये, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। देखिए वास्तव में बड़ी शर्मिंदगी का विषय है, और लाइव अगर देख पा रहे तो मुझे कई वीडियो को शेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है। हमारे उत्तराखंड सरकार जो है, अधिकारी जैसे चिंतन शर्मा हमारे मंत्रियों ने कहा कि अधिकारी हमारे सुन नहीं रहे। मैं तो आज बहन जी के पास इसलिए आया था कि ये जितनी लड़कियां नौकरी कर रही हैं संविदा पे, इनसे एक बार आप मिलो हर जिले पे जाके और इनसे पूछो कि इन्हें पूरे पैसे क्यों नहीं मिल रहे। आपका भरोसा है ना लोगों को? कोई कर नहीं रहा। देखो मैं तो आज बता देना चाहती हूँ, मैं धामी को भी कह देना चाहती हूँ, धामी मुझे जगह बता दे जहाँ मैं दरबार लगाऊं। तो आपके बस की तो दरबार लगाना नहीं है, मुझे सचिवालय के बाहर लगाना तंबू गाड़ना है, या मुख्यमंत्री आवास के बाहर, जहाँ लोग आसानी से आ सके, जहाँ मैं आसानी से पहुँचूँ। फिर मेरा तंबू मत उखाड़ना, मुझे जवाब दे दो एक हफ्ते के अंदर, मुझे कहाँ लगाना जगह बता दे, जहाँ मैं जनता की आवाज़ सुन सकूँ। इतनी रोज़ आए दिन नई नई समस्याएं, बहन बेटी की समस्याएं, आए दिन अंकिता भंडारी जैसे काम, बिपिन रावत जैसे काम हो रहे हैं तमाम। देखिए 11-12 बजे तो लोग शराब बांट रहे हैं, हमारे पहाड़ के आदमी कोई मारेंगे, उन्हीं का रेप करेंगे। अभी बिपिन रावत को हॉकियों से मार गया कोई लड़का, जो बिपिन रावत लड़का था। इसी तरह आए दिन लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वो आम जनता मेरे तक कैसे पहुँचे? तो उसके लिए मैं चाहती हूँ मुझे कहीं पर बता दो, मैं बहुत जल्दी एक हफ्ते के अंदर सचिवालय के बाहर लगाना मुझे तंबू, या मुख्यमंत्री आवास के बाहर, ताकि जनता दरबार लगाना चाहती हूँ, ताकि जनता की आवाज़ मुझ तक आए और लोग मुझसे मिले। अब मेरे घर पे आते हैं, फिर मैं सचिवालय में धक्के खाऊँ, बाहर लगाने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम अंदर बैठ के काम करो, मैं बाहर बैठ के काम करूँ, जहाँ जो काम नहीं होंगे वो बाहर से करूँगी।
और मैंने आपको बताया था कि तंबू मैंने डीकैथलॉन का ले रखा है, और अभी मैं 1-2 महीना बिजी थी, जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर तंबू करने वाला है। समस्त उत्तराखंड की जनताओं को मैं कहना चाहती हूँ, बहन बेटियों को, और जितने आउटसोर्स में हैं, जितने ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहे हैं, वो मैं कहना चाहती हूँ सब लोग आके मिलो, और फिर इनको नेताओं को मैं सबक सिखाऊंगी। और ठेकेदारी प्रथा उत्तराखंड से हटनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से हटनी चाहिए। बहुत ही गलत बात है कि उनको उनका मेहनताना भी नहीं मिल रहा है। बहन जी, जो लड़की फौजी परिवार की हो, बहन जी, जो लड़की फौजी परिवार की हो, वो उपनल में भर्ती हुई हो, उसे आप किसी एजेंसी में वापिस 2-3 साल आपने उसे उपनल में सेवा ले ली, आप अब उसे कह रहे हैं कि अब आप बॉम्बे की उस एजेंसी में जाकर 9,000 पे काम करो, उसने 25,000 पे काम किया, और नहीं तो हमारी शर्तें पूरी करो। आपकी तरफ आपसे भी नहीं मिल पा रहे लोग, आप जिले में दरबार लगाओ या लोगों से मिलना शुरू करो, या कोई ऐसी वेबसाइट बनाओ जिसपे लोग आपसे बात कर सकें। देखिए, वास्तव में उत्तराखंड के लिए बड़ी शर्मिंदगी का विषय है कि वहाँ की बेटियों को लाचार होना पड़ रहा है। कैसे, कौन सा नियम है जो उपनल से हटा के आपने उसे तो मैं अब जब समस्त उत्तराखंड बाहर की कंपनी में भेज दिया? भाई बंधुओं को बताना चाहती हूँ, जो मेरे प्लेटफॉर्म है वो 13 जिलों में काम करेंगे, उसके जरिए आप अपनी अपनी समस्याओं की वीडियो डालिए और मेरे तक पहुंचेंगी। मेरे वेबसाइट पर डालिए, मेरे चैनलों पर डालिए, और उसके बाद मैं वो समस्या सुनो, और कोशिश करूंगी। अभी तो मुख्यमंत्री आवास या सचिवालय के बाहर लगाओ, फिर जिले वाइज दरबार लगेगा, वीक में एक बार जिले वाइज दरबार लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड को एक अकेली भरौं दीदी नहीं, उनको और भी ऐसी दीदियों की जरूरत पड़ने वाली है। आप जैसे और लोग सामने क्यों नहीं आ रहे, हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग सरकार के खिलाफ? इसलिए नहीं आ रहे ना, आप ज्यादा बोल रहे हैं, मुझे लगता है 2-3 महीने से। हो सकता है आपके पीछे को ट्रक चढ़ जाए, हो सकता है आपके खिलाफ कल आपकी जेब में डोडे पाए जाएं, हो सकता है कल आपकी गाड़ी में तमंचा मिल जाए। इसलिए कल आपकी गाड़ी में तमंचा मिल सकता है, आपकी गाड़ी में डोडे मिल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसलिए लोग, आप ही तो हिम्मत कर रही है, लोग नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब कहने का उन लोगों से है। तो आवाज हमेशा युगों में दबाई गई है, सत्ता के खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा दबाई गई है, कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपना सब कुछ दांव पर लगा के भावना जी की तरह सब कुछ बोल पाते हैं। बहुत कम लोग हैं। ये समस्या बहुत बड़ी है, चाहे मीडिया की भी है। हो सकता है आपके खिलाफ हो जाए, हमारे खिलाफ हो जाए। नहीं, आप लोग के खिलाफ तो नहीं होगी, आप लोग तो भावना दीदी के साथ हो, चिंता करो। अगर आंख भी अभी मैंने निकाल दूंगी। बहन जी, मैंने हरिद्वार के मदन कौशिक जी हमारे मंत्री रहे पहले, उनसे कहा था, उनके एक रिलेटिव को कहा था, उनसे तो मैं मिलता नहीं, मैं ज्यादातर नेताओं से दूर रहता हूँ। हमारे एक विधायक आए उमेश शर्मा जी, मैंने उनसे कहा था तो वो बुरा मान गए, उनके रिलेटिव। मैंने कहा आज तक चैंपियन को हराने तक या चैंपियन के साथ चुनाव लड़ने तक मदन कौशिक जी ब्राह्मणों के नेता हैं हरिद्वार जिले के। अगर ये यहाँ जमता है उमेश शर्मा, तो ये ब्राह्मणों का नेता होगा। और वही बात हुई, वो वहां जम गए, और आज ब्राह्मणों के प्रोग्राम उमेश शर्मा के हो रहे हैं, मदन कौशिक जी एक साइड हो गए। और मैंने बहन जी से भी कहा था, बहन जी नाराज होगी, और भी लोग नाराज हो रहे। ये सुनो बहन जी, सुनो तो होता क्या है, आप समझदार हैं, ये समझदार है, मैं समझदार हूं। अब एक चर्चा चल रही है कि ये अब प्रदेश पे वही होगा जो हरिद्वार के साथ हुआ। यानी कि एक बंदा आता है और दूसरे उस नेता को जो पहले से मौजूद है वहाँ, उसको इस्तेमाल करके बाद में उन्हीं का पहले वहीं के एक नेता को मारा, वहीं के हरिद्वार के कुछ नेताओं से दोस्ती की, कुछ जनता से दोस्ती की, चैंपियन को पटकनी दी। अब चैंपियन के बाद अगली पटकनी ना, इशारा कर समझ जाना चाहिए, जो लोग पहाड़ के लोग उसका साथ दे रहे हैं, पहाड़ के नेता जो साथ दे रहे हैं उसका, उनको समझ जाना चाहिए कि अगली कुश्ती तुम्हारे साथ होगी। देखिए दरअसल नहीं, मैं बता देती हूँ। देखिए ऐसा है, शर्मा तो है कहाँ से, कभी तो पंजाबी लिखता है, ब्राह्मणों के नेता है, वो तो उसकी औरत शर्मा है। पहली बार देखा कि भाई अपनी औरत की कास्ट लगा रहा, बताइए, उसकी जात भी अपनी नहीं है। शर्मा कहाँ से आ गया? उसका बाप, उसके बाप का टाइटल देखो ना क्या है भाई। ये बात बताओ, वो कभी पंजाबी लिखता है, कभी लिखता है मैं वो तो जब जहाँ जाता है वो तो शुक्र करो, अभी थोड़ा उमेश भाईजान भी लिखना शुरू कर देगा। लेकिन अब वो हरिद्वार जिले में ब्राह्मणों का नेता है, कुछ नहीं है, आप सोच रहे हो। और जनता की देखो, काट की हड्डियां एक बार चढ़ती है, एक बार चढ़ती काट की हड्डियां, और उसके बाद जाके जनता को पता चल जाएगा ये शर्मा नहीं है, शर्मा इसकी औरत है, शर्मा इसकी बीवी, अपनी बीवी की कास्ट लगाता है। ये दीदी ऐसा कहाँ होता है कि कोई बंदा पति का सरनेम लगता है, कहाँ लग जाए? अरे तो सारे यही, जो कहीं नहीं होता वही तो उमेश का स्मरण को करता काम, जो कहीं नहीं होता वही तो काम करता है वो। और क्या, आप पता लगाइए, 200% उसकी कास्ट नहीं हो, वो सोनिया की कास्ट है। मतलब देखिए,
अभिनव कुमार में आपने उमेश कुमार का नाम ले लिया कि अभिनव कुमार का ही बंदा है, वो तो है ही। उमेश कुमार जी का, वो तो है ही। ठीक है। अब वो तो आप है ही। कह रही हैं कि अब ब्राह्मणों का नेता भी उमेश कुमार बन रहा अरे है। किस बात का नेता है? मैं नहीं मानती हो, तो और- चूजा है, चूजा चूजा। अच्छा, बॉयलर चूजा। हाँ। अच्छा, मुझे एक चर्चा, जब मैं पूरे अभी मैं 3-4 दिन कानपुर में ही था वहां पे, तो मुझे कई लोगों से मेरी चर्चा हुई है। तो आपको बता दूं मैं कि हमारे आने वाले समय के जो मुख्यमंत्री हैं अरे वो उमेश कुमार जी हैं। क्या कह रहे, छोड़ दो। तो कह रहे हैं मैं कि आपको लिख के दे रही हूँ, आज लिख के दे रही हूँ गारंटी के साथ। ऐसा इलाज होगा इसका, ये जिंदगी भर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अच्छा सर, जिंदगी भर। मुझे इसका घर, इसकी जगह है जेल, और ये आजीवन जेल रहेगा। अच्छा खट्टर जी, मुझे एक चीज जाननी है कि आज की तारीख में उमेश कुमार इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति उत्तराखंड में कैसे बन गया? कि आप तो इतने सालों से पत्रकारिता भी कर रहे हैं यहाँ पे, देखो, क्या कारण है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उत्तराखंड में आए, उन्होंने पैसे कमाए, और कुछ लालची लोग उनका साथ दे रहे हैं बस। अच्छा, वरना कोई विकास को कोई प्लान हो तो बताओ, कोई उनके पास कोई योजना हो अपनी विधानसभा के लिए हो तो बताए आदमी। कोई मैप, रोड मैप नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज और जाननी है मैं इस मामले में कि आप तो आपने इतने बड़े आरोप लगाया है अभिनव जी पर कि वो करते हैं, तो इस बात के लिए जो आपको क्या बात पहले से पता थी, और अगर आपको पता है तो इस पर आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया पा रही हैं? अरे मैंने धामी भाई से बोला, भाई उसके तो कान में जू नहीं गया, क्या करूं। मैंने बोला है उसको कि भाई इसको हटा ले, ये उमेश का आदमी है, सारे काम और पता नहीं किस उसमें है, भगवान जाने कुशारी रखा गया। अभी कुशारी की भी गद्दी जाने वाली, चिंता मत करो। देखो इनके देवता बिगड़ गए, मैं बता रही मैं। अभी देखो ना, ऐसे उसके साथ देवता बिगड़ गए इनके सारे। बिगड़ गई तुम्हारी देवता, बताया मीन। क्योंकि उत्तराखंड की बेटी के आंसू निकाले तुमने, इस देवभूमि की बेटी के। वो श्राप मैंने कहा था 1 साल में, वो 1 ही महीने में लग गया। तो मैं तो देवभूमि को प्रणाम करूंगी, और ऐसे ही हमारे देवभूमि को देवभूमि ने कहा था। आज हमारे उत्तराखंड के हर व्यक्ति के अंदर देवता डायरेक्ट वास करता है। हमारी जो संस्कृति है, हमारे अगर अच्छे भावना से अगर आप भगवान का, तो आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं वो। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप दिल से अगर उनको मानते तो आपके बॉडी में आपने देखा होगा झंझनाहट होती। और वैसी मुझे उस दिन हुई थी, तकलीफ हुई थी, और एक छम बिछम दिखे बेने, ऐसा हुआ सारी महाराष्ट्र उनके पीछे में लग गई। सारा महाराष्ट्र देखो कुशारी का क्या हाल हुआ। इसलिए धामी भाई, कुशारी हाल जैसा हाल नहीं होना चाहिए। अभिनव को हटा दे, उमेश को दूरी बना, और मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपकी अगली मुलाकात कब हो रही है धामी जी से? मैं एक दिन बसेरा जी का फोन तो आया था, मैंने बहुत पहले एक दिन टाइम लिया था, बहुत पहले। तो मैं गुस्सा हूँ, अभी नहीं जा रही हूँ, नाराज हूँ। अच्छा, ये तो अलग बात है। बहन जी एक बात बताओ, आप जाऊंगी तो 4 दिन। उत्तराखंड में जो उम्मीद थी आंदोलनकारियों की, जो एक होता ना चेहरा बिगाड़ देने वाली बात होती है, जो अच्छे लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनका लोग इस सोशल मीडिया के जरिए चेहरा बिगाड़ रहे हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों के लिए काम कर सकते हैं। यहाँ एक साजिश चल रही है कि भावना पांडे, अरे नहीं, अच्छा उसने गलत क्या किया? नहीं, उसने गलत क्या किया अब ये पता नहीं। हाँ, कुछ गलत नहीं किया। जैसे एक दौर आया कि मुसलमान भी ये कहने लगे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बढ़िया आदमी है, कि भाई कभी मिले कि ना, कभी आमने सामने देखा कि ना, कि कैसे पता कि लोग कहें। ऐसी भावना पांडे, अरे क्या बात है, कुछ नहीं, अब मिले कभी ना। ऐसी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, क्या कुछ हुआ कभी? कहाँ गाली देता है? अरे गाली तो वहां का हर आदमी, अगर आपकी गाड़ी के आगे कोई गाड़ी अड़ा दे या कुछ हो जाए तो गाली तो वो भी देता है। आपके बहन बेटी को या कोई बच्चों को टक्कर मार के चला जाए तो गाली तो वो भी देता है। आप तो मार भी सकते हो, ठीक। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि उत्तराखंड के बहनों का, उत्तराखंड के बच्चों के रोजगार का कोई रोड मैप आप सरकार को दर्शाएंगी, या आंदोलनकारियों को दोबारा इकट्ठा करके आंदोलनकारी कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे, ऐसी परेशान रहेगा? इंटरव्यू आएगा तो उत्तराखंड बचाओ की एक समिति के साथ, लोगों के साथ मैं 5-7 क्या कहते हैं सीनियर आंदोलनकारियों से आजकल मेरी मीटिंग हो रही है, उनके साथ बैठ के मैं इंटरव्यू दूंगी। अगला मैप अभी आज का सिर्फ कहना मेरा यही है आज के जीवन में कि भाई जितने लोग भी, आपने भी कहा गाली बक रहे हैं, आपका चेहरा खराब कर रहे हैं, या फर्जी अकाउंट बना के गालियां दी जा रही। मैं आपको बताती हूँ, देखिए कोई गाली नहीं देता, सबको पता है कि मैंने सोशल वर्क में जनता की आवाज़ उठा रही हूँ, मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ रही हूँ, और सबको पता है मैंने सोशल वर्क कितना किया है, आज भी मैं कितना करती हूँ, सबको, कई लोगों को मालूम है। गाली शब्द कौन देते हैं? इस उमेश जैसे बंदे ने जो 10-5 लोग रखे ना, फर्जी अकाउंट, फर्जी। और आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखो, वो लॉक रहती हैं। आप फेसबुक देखोगे लॉक, अगर हो मर्द के बच्चे तो ऑन रखो ना, कौन हो पता तो लगे। आप उसमें 100-150 फ्रेंड होंगे,
वो फर्जी अकाउंट बना रखे हैं, दबादब गाली। अरे भाई बिगाड़ा क्या तुम्हारा? मगर मुझे तुम पे तरस बहुत आती भाई हो, तुम्हारा भाव तो आलू से भी सस्ता है। आपने देखा होगा ये लोग एक एक बोतल में बिकते हैं, एक बोतल 700-800 रुपये की। एक किलो बकरा होता है ना, बकरा, वो भी 800 रुपये किलो का आता है। तो ये साबुत पूरे बिक जाते हैं उतने में। ये वो लोग हैं जो गाली बकते हैं, जिनका भाव मैं 1 किलो मटन के बराबर मानती हूँ। 1 किलो मटन अगर उसका अगर 60-70 किलो का तो आदमी हुआ है, अगर एवरेज रेट लगाओगे तो 10 रुपये भी नहीं, आलू से भी सस्ता रेट है तुम्हारा। जो गाली बकते हो, मुझे तुम्हारी गाली से फर्क नहीं पड़ता। आपके पास है रोड मैप प्लान रोकने का या कोई चाली का? मैंने आपको बताया ना, अगली बार सुनिए, हाँ। अगली बार प्योर चर्चा उत्तराखंड के रोड मैप पे होगी। प्योर चर्चा उत्तराखंड के मैं भी थोड़ा होमवर्क कर लूंगी। देखिए हर हफ्ते हम बैठेंगे और हर हफ्ते पे उत्तराखंड की हर नई चीज पर डिस्कस करेंगे। खटाला जी, मैंने देखा कि त्रिवेंद्र रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तो बहुत से काम, स्वरोजगार योजना हो, अपने सारी योजना हो, होम स्टे योजना, ऐसी योजनाएं उन्होंने लागू की, लेकिन मीडिया ने बहुत नेगेटिव ढंग से पेश किया उनको। और जो आज धरातल पे है मौजूद, तो हमारा मीडिया तो उस तरह का काम कर रहा है, जो मुख्यमंत्री काम कर रहा था उसको तो उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया बिल्कुल ही। तो ये जो, और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, रुद्रपुर में सिडकुल है। आप दीदी यकीन नहीं करोगे, वहाँ की जो बेटियां हैं 8,000 रुपये में जॉब कर रही है वहाँ। अब वो लड़की जो पहाड़ से जॉब करने आ रही है 8,000 रुपये में, वो किराए में, क्या किराया रह रहा है, खाना पीना, क्या वो घर बेचेगी बेचारी? और फिर ऐसे में आ रहा है कि बेचारी को वहाँ पे उनके साथ उनको माइंड वॉश किया जाता है उनका। 8,000 रुपये में वो कैसे रहेंगी उस रुद्रपुर जैसे इलाके में? उनके लिए सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रही है? मैंने आपको बताया ना, इसीलिए उसी पे चर्चा होगी। हर हफ्ते मेरे जो चैनल आएंगे, आपके चैनल होंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अब उसके बाद जो उत्तराखंड में आज तक अनर्थ हो रहा है उसी पे चर्चा होगी, उसी पे कार्य होगा, उस पर आगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप धामी जी से मिली, जब जिस शुरू में आए थे 6 महीने आए तो बहुत अच्छा काम दिखा। मैं खुद उनके क्षेत्र में उनका प्रचार करने गया, अपना मीडिया का काम भी किया। आप जितनी बार पर्सनली मिली, आपको क्या लगा? कुछ करना चाहते हैं? विजन है? नहीं, वो देखो बेचारा, मुझे बड़ी दया भी आती है उस पर, सच बताऊं तो। नहीं, विजन है कुछ करने का? समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज रहता है। वो क्यों कंफ्यूज रहता है हमेशा, मुझे समझ में अभी तक नहीं आया। या तो बहुत छोटी उम्र का है, अभी एक्सपीरियंस नहीं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, या फिर कोई चला रहा है सरकार। वो खुद, जैसे मैंने नेता देखे ना, जो कॉन्फिडेंट देखा वो नहीं है। वो तो बस इतना काम है, रिबन काट लेगा, फेसबुक लाइव आ जाएगा, और क्या कहते हैं, जगह जगह घूम लेगा, मंदिरों के दर्शन कर लेता है, और 100 लोगों से 50-100 लोगों से रोज मुलाकात कर लेता है, नमस्कार, किसी को गुलदस्ता ले लेगा, किसी को गुलदस्ता दे देगा, और बस ये मेरे को काम करते तो कहीं दिखा नहीं है भैया। माफ। खटाला जी, आपने बहुत बेहतरीन बात बोली। जब शुरू में 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे धामी जी, तो उस समय मैंने भी बहुत उनके लिए बढ़ चढ़ के किया। यूट्यूब में देख सकते हैं आप, क्योंकि आते ही उन्होंने सबसे पहले यहाँ की मुख्य सचिव ओम प्रकाश को बाहर का रास्ता दिखाया, जो ये कहा जाता था कि इनको बाहर नहीं निकाल सकता है। और तड़ातड़ फैसले, मतलब आते ही 2020 की पारी खेली उन्होंने, वही शतक मार दिया। और जैसे दूसरी पारी आई, टेस्ट मैच भी नहीं खेल पा रहे हो। तो ये क्या चक्कर है? मतलब यही मेरी भी समझ में नहीं आया कि पहले का धामी और अब का धामी जमीन आसमान का फर्क है। पहले अर्श पे थे, आज वो फर्श पर है। तो क्या लग रहा है आपको? आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हरिद्वार में है, देहरादून नजदीक है यहाँ से। दरअसल होता क्या है, उत्तराखंड में छोटा प्रदेश है और छोटी रसोई में बर्तन ज्यादा बचते हैं। बड़ी रसोई होती है ना, एक बर्तन यहाँ रखा है, वहाँ रखा, दूर दूर रहते हैं, बचते कम है। लेकिन छोटी रसोई है तो बर्तन बचते ज्यादा है। धामी जी को नहीं, उत्तराखंड के हर मुख्यमंत्री को एक डर रहता है कि कोई टांग ना खींचते। जैसी वो उस 6 महीने में डर नहीं था कि कोई टांग खींच सकता है, लेकिन अब जैसे पूरी सरकार चलानी 5 साल, तो टेंशन रहती कि यार कोई टांग ना खींच दे, यार कोई टांग ना खींच दे। तो उसी में गुजर जाता है वक्त मनाने में और उन लोगों को मैनेज करने में। अब तो प्रदेश मैनेज करने में कहीं ना कहीं समस्या आती है। फिर एक जो बहुत बड़ी समस्या है, हो सकता है इस बात से कुछ लोग नाराज हो जाएं, जो सबसे बड़ी समस्या मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के पास अपना कैडर नहीं है। बाहर के लोग आते हैं, 2-4 साल यहाँ कमाते हैं और नेशनल कैडर लेकर निकल जाते हैं। अभी आप, मैं हरिद्वार सीएम की बात कर रहा था, मैं बार बार ऐसा नहीं है कि कहना चाह रहा है, उदाहरण के तौर पर कहना चाह रहा हूँ। मध्य प्रदेश के हैं, 2 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे। उससे पहले जो है वो 2 महीने पहले रिटायर, जो भी आता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, उस खा गया उस ऑफिस को, करोड़ों रुपए का घोटाला, सारी योजनाएं इधर उधर, और बहन बेटी के उल्टे आरोप लग रहे हैं। तो ये लोग जो है ना, उनका ध्येय ये है कि मैं कितना कमा के यहाँ से निकल लूं। मतलब दो काम कर रहे हैं। उत्तराखंड को वैसे भी लूट रहे हैं
और बहू बेटों को भी लूट रहे हैं, ये कह सकते हैं आप? बिल्कुल, ये ऐसे काम बिल्कुल कर कह रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा आरोप है कि उत्तराखंड की संपदा तो लूट रहे हैं, यहाँ के आर्थिक जो खुल का आरोप लगाया, खुल का आरोप नहीं लगाया, मुकदमा हुआ, थाने में गया, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई। जांच हुई तो शायद क्लीन चिट मिल गई होगी। तो देखिए वास्तव में ये बड़ी शर्म की विषय है कि अधिकारी अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वास्तव में बड़ा शर्म का विषय है ये। सर अंतिम सवाल के साथ ये खत्म होगा इंटरव्यू। 20 साल आपको सर यहाँ हो गए जब से उत्तराखंड बना, यही है पत्रकारिता है। सबसे बेहतर और अच्छा मुख्यमंत्री कौन था? तिवारी जी। तिवारी जी, अच्छा विजन था उनके अंदर। हाँ, दो चीजें होती है। देखो मैं हमेशा अपनी एक चीज कहता हूँ, जिस व्यक्ति को अपने दोस्त और दुश्मन का ज्ञान नहीं होता वो पशु के समान होता है। हाँ। जिस कौम को व्यक्ति की, परिवार की, राज्य की दिशा सही नहीं होती चलाने वाले की, उसकी दशा कभी ठीक नहीं हो सकती। मुझे दिल्ली जाना है और मैं उत्तरकाशी की गाड़ी में बैठ लूं, दिल्ली कब जाऊंगा? हाँ, चाइना आ जाएगा, दिल्ली नहीं आएगा। दिल्ली नहीं आएगा। तो दोस्त और दुश्मन का ज्ञान होना और दिशा सही होना बहुत जरूरी। बहुत जरूरी। तिवारी जी को दोस्त दुश्मन का ज्ञान भी था और उनकी दिशा सही थी और दशा इसलिए सही करती थी। जैसा बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थे खटाना न्यूज के एडिटर संजय खटाना जी। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आपने लाइव सुना और बहुत बड़े आरोप लगाए धामी जी पर कि उनके जो इसमें सलाहकार बने हैं अभिनव जी वास्तव में उत्तराखंड को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा भावना पांडे जी का आरोप था। अभी आरोप सही है गलत नहीं तो आप लोग तय करेंगे। हाँ, अभिनव जी से मिलने की कोशिश करेंगे, उनका बयान भी आपके सामने जरूर लाएंगे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ तक आए होंगे और फेसबुक पेज को आप लाइक भी करेंगे। धन्यवाद।